जो पुस्तक आपके सामने पेश होगी, इसका मूल विचार इस दृष्टि से किया गया, की रचना की गई है कि भोपाल के बारे में एक संक्षिप्त इतिहास, एक पॉकेट बुक सलीका तैयार किया जाए, जो कि लोगों को सरलता के साथ पढ़ने और समझने के लिए उपयोगी हो। इसमें आपको प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब आज से 5 करोड़ वर्ष पहले भी हमारे भोपाल में इतिहास जीवित था। भीमबेटका 50 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ के शैलाश्रय और शैल क्षेत्र ये बताते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का इतिहास क्या था तथा ऐतिहासिक काल का इतिहास क्या था। भोपाल से प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बाद महाजनपद, जो ऐतिहासिक काल का सबसे पुराना काल है, प्राग महाजनपद काल, उसका भी इतिहास संलग्न है। महाजनपद काल में यह क्षेत्र अवंती जनपद के क्षेत्र में आता था। अवंती जनपद में 2 विभाग थे, एक तो उज्जैनिका और एक मधुमती। उज्जैनिका मतलब उज्जैन से संबंधित था और मधुमती मतलब भोपाल के जो मालवा क्षेत्र संलग्न है वो मधुमती कहलाता था। थे तो संपूर्ण क्षेत्र ही मध्य मयूर कहलाने लगा। तो उस काल के बाद यहाँ पर ऐतिहासिक युग में नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, परमार और उसके बाद कई वंशों का शासन रहा और परमार वंश के भी शासन आया। परमार वंश के शासन के बाद यहाँ पर मुगलों का शासन आया, घोड़ों का शासन आया। घोड़ों की रानी कमलापति के बारे में आपको बहुत कुछ ज्ञात है ही। उसके बाद फिर अफगान शासन प्रारंभ हुआ। अफगान शासन जो है वो दोस्त मोहम्मद से प्रारंभ हुआ। दोस्त मोहम्मद के पुत्र यार मोहम्मद हुए, यार मोहम्मद के पुत्र हुए फैज मोहम्मद हुए, फैज मोहम्मद के नजर मोहम्मद हुए। नजर मोहम्मद पुत्र नहीं थे फैज मोहम्मद के। नजर मोहम्मद के समय में वजीर मोहम्मद नाम का एक कर्मचारी हुआ, वो 100 रुपये प्रतिमाह में यहाँ पर नौकर रखा गया, मगर अपनी चतुराई से वो नौकर से नवाब बन गया और उसने अपने बेटे नजर मोहम्मद को नवाब बना दिया। नजर मोहम्मद का विवाह फैज मोहम्मद की बेटी कुदसिया बेगम गौहर जहां के साथ हुआ और उसके बाद फिर बेगमों का शासन चला। कुदसिया बेगम की पुत्री हुई सिकंदर जहां बेगम, सिकंदर जहां की पुत्री हुई शाहजहां बेगम, शाहजहां की बेगम की पुत्री हुई सुल्तान जहां बेगम और फिर अंत में उनके 3 पुत्र हुए, हमीदुल्लाह खान और नसरुल्लाह खान और ओबेदुल्लाह खान। सबसे बड़े नसरुल्लाह खान थे, फिर ओबेदुल्लाह खान थे, सबसे छोटे हमीदुल्लाह खान थे। दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद हमीदुल्लाह खान यहाँ पर नवाब बने और नवाब बनने के बाद उन्होंने शासन किया। ये अंतिम नवाब थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश की त्रावणकोर, कोचीन और हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल सबसे छोटी रियासत थी। इसने विलय नहीं किया। हैदराबाद ने भी विलय नहीं किया था, त्रावणकोर ने भी विलय नहीं किया था, मगर हाँ, त्रावणकोर ने जल्दी विलय कर दिया। जूनागढ़ की जनता ने विलय करा दिया। हैदराबाद तो शक्ति से विलीन हुआ। जब सरदार पटेल ने वहां अपनी फौज सेना भेजी तब उसका विलय हुआ, मगर इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और उस स्वतंत्र घोषित काल में मतलब जून 1949 तक भोपाल भारतीय संघ से अलग रहा। उसी दौरान यहाँ बोरास का हत्याकांड हुआ। बोरास में 14 जनवरी 1948 के दिन नर्मदा के किनारे मकर संक्रांति का मेला भरता है। उस मेले में क्या हुआ कि लोग तिरंगा फहराते हैं, तो सबसे पहले एक युवक ने तिरंगा फहराया। वहाँ जो सुल्तान का, नवाब का थानेदार बाकर था, उसने गोली चलाई और
वो धराशायी हो गया। लगातार 4 जवान धराशायी हुए, मगर उन्होंने झंडे की शान को नीचे नहीं गिरने दिया। आखिरी ने नर्मदा तट पर जाकर वो झंडे को गाड़ दिया और झंडा खड़ा रहा। चारों शहीद हो गए। उसके बाद फिर सरदार पटेल ने जब दबाव डाला तो इस क्षेत्र का भारतीय संग्रह विलीन होगा। तत्पश्चात यहाँ पर फिर कमिश्नरेट हुई, मतलब कमिश्नर का शासन हुआ, जैसे चीफ कमिश्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय होता था। और फिर 1956 तक यहाँ पर कमिश्नरेट का शासन रहा। बीच बीच में मंत्रिमंडल बनता रहा। इस पुस्तक में आपको राजधानी तक का जिक्र मिलेगा। एक किस्म से ये मिनी भोपाल की मिनी हिस्ट्री है, जो कि आपके सामने पेश होने जा रही है। इसमें हमारे सुयोग्य कमिश्नर साहब का बहुत सुंदर प्राकथन लेख है। इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ इसमें प्राकथन का लेखन किया है, और वो प्राकथन का लेखन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने पूरी पुस्तक का सार उस प्राकथन के लेखक में समाहित कर दिया है। इस तरह से इनका इस पुस्तक में बहुत ज़्यादा रुचि रही, रुझान रहा, और इनके ही सहयोग के कारण ये पुस्तक आज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। अब मैं निवेदन करूँगा कि हमारे माननीय कमिश्नर साहब इस पुस्तक का अनावरण करें, लोकार्पण करें, जो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। बहुत बधाई देता हूँ। ये बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं और लगभग 15वीं पुस्तक इनकी है। ये इतनी बड़ी संख्या में गहराई के साथ पुस्तकों को लिखना एक मामूली परिश्रम का काम नहीं है। खासतौर पर इनकी जो पुस्तकें होती हैं उनकी खासियत है कि बड़ी वो शोधपरक होती है। उसमें बड़ी मेहनत से और ऐतिहासिक तथ्यों को जुटा करके उन पुस्तकों को लिखा जाता है। खासतौर पर अगर हम देखें तो जबलपुर के बारे में भी इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, और इनसे संपर्क तब हुआ था जब मैं जबलपुर में पुलिस अधीक्षक था। वहां के पुराने डॉक्यूमेंट्स को देख करके, वहां के पुराने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पुलिस की बहुत सारी बारीक चीजों को इन्होंने सामने रखा था। कई बार हम लोग प्रतिदिन काम करते हैं, उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई छोटे छोटे पलों पर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन इनकी जो सूक्ष्म दृष्टि है, इनकी पैनी नजर है, इनका जो तीक्ष्ण विश्लेषण है, उससे चीजें बच नहीं पाती हैं और चीजों को समेट करके एक अद्भुत रचना कर देते हैं। पूर्व में भी इनकी लगातार ऐसी रचनाएं आई हैं। कई रचनाओं को मैंने पढ़ा है, और अभी जो 15वीं रचना है मुख्य तौर पर भोपाल पर है। भोपाल में खास तौर पर इन्होंने जो उसकी ऐतिहासिक विरासत है, इसमें पुराने, हम जानते हैं कि भीमबेटका जो है दुनिया की सबसे पुरानी जो शैल गुफाएं हैं पूरी पृथ्वी पर, उनमें से एक है। वहां से लेकर के प्रागैतिहासिक से लेकर के ऐतिहासिक काल से लेकर के और विभिन्न जो इतिहास के अलग अलग कालखंड हैं, सब पर इन्होंने उसकी पैनी नजर रखी है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, आवश्यक है कि उससे हम अवगत हों, आसपास के परिवेश से हम पूरी तरह से विज्ञ हों, उससे हम उन चीजों को जानें। लेकिन कई बार व्यस्तताओं के कारण या कई बार मूल स्रोतों के अभाव होने के कारण हमारे आसपास उस तरह के ग्रंथ नहीं होते, उस तरह की शोध रचनाएं नहीं होती, उस तरह के तथ्य नहीं होते, कि इच्छा होते हुए भी कई बार हम चीजों को नहीं जान पाते हैं। हमें लगता है कि शायद चीजों तक हमारे पास प्रमाणिक स्रोत नहीं है, इसलिए हमारी कई बार जानने की जो जिज्ञासा होती है वो मुरझा जाती है। तो इन्होंने अपने
अतिशय प्रयास से और खासतौर पे शोध करते हुए भोपाल के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारियां निकाल के लाए हैं। हम जानते हैं कि पुराना एक बड़ा समृद्ध इतिहास है यहाँ पर, जिसे इन्होंने गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्त काल और जिस तरीके से इन्होंने आगे परमार काल का जिक्र किया, आगे अलग अलग कालखंडों में इतिहास का जिक्र किया, तो उन सारी चीजों को एक जगह पिरो पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन बड़े रोचक ढंग से इन्होंने पूरे कई वर्षों के, कई हजार वर्षों के इतिहास को इन्होंने बड़े ही बेहतर ढंग से एक सूत्र में पिरोया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। मैं कोशिश आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का जो प्रयास है, इनकी और भी आने वाली पाइपलाइन में, आने वाले दिनों में, भविष्य के गर्भ में और कई इस तरह की पुस्तकें हैं जो लिख रहे हैं और भी बेहतर ढंग से आएंगी। कई व्यवस्थाओं के कारण इसको और हम बेहतर ढंग से हम लोग करते हैं, लेकिन लगा कि विलंब हो रहा है, इसलिए विलंब करने से बेहतर है कि तत्काल इस पुस्तक को, जो कि जन सामान्य के लिए सुलभ होगी, आवश्यक है कि उसे अभी ही प्रारंभ कर दिया जाए। और उसको सोचते हुए अभी आज की ये पुस्तक प्रारंभ की जा रही है। और खास तौर पर इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो मुख्य तौर पे, खास तौर पे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो आम व्यक्ति को भोपाल के बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह शोधपूर्ण ढंग से, शोधपरक तरीके से लगातार आने वाले भविष्य में इस तरह के ग्रंथों को नए नए लिखते रहेंगे, उनकी रचना करते रहेंगे। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड सर, सहलेखक में मैं तो बहुत योगदान दे नहीं पाती हूँ, बस पापा का आशीर्वाद है। और ये जरूर था कि जब स्टार्ट किया था पापा ने, तो मैं भी चूंकि पढ़ने लिखने जो टॉपिक्स होते थे उनके कलेक्शन में मैं पापा की मदद किया करती थी। और बाकी तो सारा कुछ जो भी ओरिजिनली है वो पापा का शोध सूक्ष्म, जो जैसे आपने जबलपुर का कहा, जबलपुर में भी जिस चीज के बारे में पापा ने लिखा है वो पूरा फील्ड में जाके पहले उसका गहन अध्ययन किया, चिंतन किया है। जैसे लमेटा घाट के बारे में, ग्वारी घाट के बारे में, 64 योगिनी मंदिर, इन सब के बारे में उन्होंने पूरे ऐतिहासिक काल से लेके पूरा को रिलेट किया है चीजों को। हमेशा किताबें और फील्ड जो कह रहा है उस हिसाब से शोध परक इनके ग्रंथ होते हैं। और उसका छोटा सा भी भाग जो है मैं जितना भी सहयोग कर पाती हूँ उतना किया है सर। और मैं खासकर आपको सर, जब से आप पापा आपके संपर्क में हैं, तो आपने हमेशा ही उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। पुलिस में इतनी व्यस्तता होती है कि आप जो ये वाला पक्ष होता है आपका, एजुकेशनल पक्ष होता है, ऐतिहासिक पक्ष होता है, सांस्कृतिक धरोहर होती है, इसमें ध्यान नहीं जाता हमारा। हमें लगता है तो बहुत सेकेंडरी बात का काम है, लेकिन आपने उन व्यस्तताओं के चलते भी हमेशा समय दिया पापा को, आगे होके आपने इंटरेस्ट लिया। तो शायद इसलिए उनको प्रेरणा भी मिली कि नहीं ये चीज़ें करनी चाहिए। और आज जो भी संभव हुआ है सर, आपका उसमें काफ़ी सहयोग है सर, तो आपको भी सर धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। श्री हरिनारायण चाली जी एवं आज के इस पुस्तक के मुख्य लेखक श्री राजकुमार गुप्ता जी, सह लेखिका डॉक्टर रश्मि खरिया जी, और हमारे बीच में पूर्व डीजे डिस्ट्रिक्ट जज श्री उमेश गुप्ता जी, श्री सुधीर पांड्या जी के अलावा अन्य मात्र शक्ति एवं पत्रकार बंधुओं का आज के इस कार्यक्रम को भावुकता प्रदान करने के लिए आपने अपने अमूल्य समय को दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।